नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और शहर में क्या क्या घटित हुआ है, क्या क्या मुख्य खबरें रही हैं, इन सभी को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले बताते हैं कि चंडीगढ़ में पहुंची हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री है तो वित्त की बात की जाएगी। कई विशेषज्ञों से उन्होंने बातचीत की, नेताओं से बातचीत की और कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। उम्मीदें यह भी लगाई जा रही थी कि जिस तरह से आर्थिक संकट की बात अमूमन सुनने को मिलती है, इन सभी मुद्दों पर सीतारमण से सवाल जवाब किए जाए और किए भी गए। लेकिन उन्होंने केंद्र की योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से केंद्र का प्रयास यही है कि न सिर्फ एक वर्ग का, बल्कि एक राज्य का, बल्कि पूरे देश का विकास कैसे हो सके, हर वर्ग का विकास कैसे हो सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंची। उन्होंने यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। सीएम ने गुलदस्ता देकर वित्त मंत्री का स्वागत किया। निर्मला सीतारमण चंडीगढ़ और पंचकुला के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल जल्द ही जीएसटी में आ सकते हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट तय किए जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें तय करेंगी कि पेट्रोल और डीजल कब जीएसटी में लाना है और कितने रेट पर लाना है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में आर्थिक सुधार तेजी से हो रहे हैं। सरकार का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास ही है और सबका विश्वास हासिल करना है। व्यवस्थाओं में हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। अब देश में व्यापार करना आसान हुआ है। इस साल निम्न वर्ग के लिए कोई ना कोई योजना लॉन्च होती रही है। जनधन खातों से लोगों को फायदा हुआ है। गरीब लोगों को बैंक सुविधा मिल रही है। बिना गारंटी के लोगों को लोन मिल रहा है। बैंक महिलाओं को कारोबार चलाने के लिए लोन दे रहे हैं। ग्रामीण इलाके के लोगों को भी इसका फायदा मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा में कोविड के हालातों पर वित्तीय स्थिति को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं और वह अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस दौर में बहुत ही अच्छे से अपने वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक समय सभी राज्यों को कहा था कि वे अतिरिक्त वित्तीय मदद खुद बैंकों से ले सकते हैं, लेकिन हरियाणा ने ऐसा नहीं किया। इसलिए कहा जा सकता है कि हरियाणा ने अपने वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब भी जीएसटी लागू करने के समय ही पेट्रोल और डीजल को कानूनन ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। It's already made. There is a provision made in the GST law that petrol and diesel can be in GST. And having brought it in, अभी काउंसिल जब भी तय करेगा इतना रेट में आना है, वो रेट निर्णय होने के बाद वो भी आसानी से जोड़ जाएगा। So there is no new amendment or anything like that to be made in the GST law for petrol and diesel. मगर काउंसिल तय करना है कि कब ले आना है, कितने रेट पर ले आना है। जब काउंसिल मैं बोलती हूं, उसका मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा पूरे काउंसिल में जितने भी मेंबर्स है वो सब तय करेंगे। सो कोई एक सेक्शन मतलब सेंटर या स्टेट, कोई एक सेक्शन इसको रोक नहीं रहा, मगर उचित समय में सबके सहमति से ले आना जीएसटी का काम है। आई थिंक हरियाणा कॉन्शियसली इज मैनेजिंग इट्स फिस्कल अफेयर्स with a very balanced and objective way. And why do I say this? Have I really gone into the details of Haryana's full account? No. I'll use one indicator. During Corona, and this is not to say that which state did this and that which state didn't do that, like that. But I'm using that as an indicator to say every state's borrowing capacities were given widened. We increased the scope of borrowing. Haryana is one state which did not utilize its borrowing additional capacities that we gave. They thought we'll be able to manage, we'll manage, and they managed without borrowing additionally. No harm in borrowing additionally, because if you have activities for which you need fund, you will do it. But and as a curiosity, I even had a quick word with the Honorable Chief Minister. शिरोमणि अकाली दल का शिष्टमंडल राज्यपाल से मिला है और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिस तरह से पंजाब की जो सरकार है वह भारतमाला के तहत सड़कें बनाने का काम कर रही है और इसके लिए विभिन्न जिलों से
किसानों से उनकी भूमि अधिग्रहण की जा रही है, लेकिन बदले में जो मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है वह बहुत ही कम है। इसलिए मांग शिरोमणि अकाली दल ने मांग पत्र के माध्यम से की है कि ऐसे किसानों को जायज मुआवजा दिया जाए। यदि नहीं दिया जाता तो शिरोमणि अकाली दल पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देगी। शिरोमणि अकाली दल का शिष्टमंडल ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा व प्रेम सिंह चंदूमाजरा भी मौजूद रहे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि किसान पहले प्रदर्शन कर रहा है कि उनकी जमीन ऐसे मत लो, जिसके बाद अकाली दल अब लड़ने जा रहा है। अकाली दल की ओर से ट्रैक्टर मार्च 29 सितंबर को निकाला जाएगा। अगर फिर भी कांग्रेस सरकार ने नहीं सुनी तो उसके बाद अकाली दल सरकार द्वारा मुआवजा दिए जाने की बात भी करेगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 30% ਦੇ ਰੇਟ ਮਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, 30%। ਤਾਈਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਏਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੇਟ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਐਸੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੱਕ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ किसान संतुष्ट हों। नगर निगम की बैठक होने जा रही है, लेकिन नगर निगम है कि लोगों की सुनता नहीं है, जिसके लिए अब चंडीगढ़ कांग्रेस ने मोर्चा खोलने की बात कही है। चंडीगढ़ प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के सुभाष चावला ने कहा है कि जब नगर निगम की बैठक होगी तो निगम के बाहर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि जो भाजपा शासित निगम है, चंडीगढ़ निगम है, उसकी कानों तक लोगों की आवाज को पहुंचाया जा सके। सुभाष चावला ने यह भी कहा है कि जिस तरह से चंडीगढ़ के बहुत से मुद्दे हैं, पार्किंग की समस्या है, उसके बाद पानी के जो रेट्स बढ़ाए गए हैं उसकी समस्या है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समस्या है, स्वच्छता अभियान को लेकर समस्याएं हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे शहरवासी परेशान है, लेकिन भाजपा शासित निगम सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए लोगों की आवाज को पहुंचाने के लिए चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। शनिवार को चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक है, जिसमें खूब हंगामा होने का आसार है। इसको लेकर कांग्रेस ने विशाल प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। हाउस की मीटिंग होगी और उधर बाहर निगम के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसको लेकर वह भाजपा की नाकामियों को उठाएंगे, जिसमें वह भाजपा शासित नगर निगम में जो कार्य नहीं हुए हैं और भ्रष्टाचार किस तरह से फैला हुआ है, इसका भी पर्दाफाश करेंगे। 25 तारीख को नगर निगम की बैठक है और चंडीगढ़ कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि हम
भाजपा शासित नगर निगम की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो पिछले 4.5 साल से लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करते आ रहा है नगर निगम, चाहे वो पानी के रेट्स का मामला हो, गार्बेज कलेक्टर्स का मामला हो, लॉन्च कंपनी में भ्रष्टाचार किया हो, ड्राइवरों की भर्ती में पैसे, सफाई कर्मचारियों की भर्ती में पैसे, डंपिंग ग्राउंड के मामले में आग कैसे लगती है, लगाई जाती है, इन सब की बातों को लेकर और भी कई मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं। हम मांग करते आ रहे हैं कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको पक्का अभी तक क्यों नहीं किया। जेम पोर्टल जो है उसके अंदर कितना घपला हो रहा है, एक एक एम्प्लॉई से उनको रखने के लिए 1-1 महीने की तनख्वाह वो मांगी जा रही है। ये बातें सारी जिस पे अभी हम एक पूरा डिटेल में एक तक जारी करेंगे, इसको लेकर हम एक विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितना भाजपा ने लूटा है उतना नगर निगम को किसी ने नहीं लूटा, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, लॉन्च कंपनी का मुद्दा हो, सफाई कर्मचारियों को स्थायी भर्ती का मामला हो या कई अन्य मामले। इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है शनिवार को होने वाली मीटिंग में प्रदर्शन करने के लिए, हल्ला बोलने के लिए। बहुत सी मीटिंग्स 2-3 दिन में हमने की हैं और भी आज चल रही हैं, लेकिन मैं वीडियो के द्वारा आप सबसे जो मीटिंग में या किसी और कारणवश आपस में उनका संपर्क हमारा नहीं हो पाया, उनसे प्रार्थना करता हूं कि चुनाव से पहले शायद ये एक बड़ा प्रदर्शन होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में शायद ड्रॉ वगैरह निकल जाएंगे, सीटों का पता लग जाएगा। बहुत से कार्यकर्ता सभी पार्टियों के अपने अपने वार्डों में जाके वहाँ काम करना शुरू कर देंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये प्रदर्शन हमारा अभूतपूर्व होना चाहिए। और आप जहाँ भी हैं, जिस वार्ड में हैं, शहर के, कॉलोनी के, गांव के, जिस भी एरिया में आप रहते हैं, आज और कल हमारे पास 2 दिन हैं, आपने अभी से अपना संपर्क शुरू कर दें। जो जो चीज़ आपको पार्टी फ्लैग्स या ब्लैक फ्लैग्स वगैरह आपको चाहिए वो आप पार्टी दफ्तर से मेरे से आकर ले सकते हैं। लेकिन इनसे सबसे ज़्यादा जो बड़ा काम है वो है कि हम भारी से भारी संख्या में वहाँ पर पहुँचें और भारतीय जनता पार्टी को दिखाएं कि अब चंडीगढ़ की जनता जो है आपकी इन नीतियों से उब चुकी है, अब समय आ गया है। और हम तो शायद ये मांग करेंगे कि अगर जो 3 महीने रहते हैं ये भी अब भाजपा को नहीं देने चाहिए, इसको भंग कर देना चाहिए, वरना 3 महीने में भी ये लूट के खा जाएंगे। जो आजकल इनकी नीतियाँ चल रही हैं कि अब काम धंधे की तरफ इनका ध्यान नहीं है कि गाँव का कोई विकास करना है या शहर का विकास करना है। दिसंबर माह में चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर हर पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणा होगा, क्योंकि हर बार जब भी नगर निगम के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी ही मैदान में होती है। लेकिन इस बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी का शहर में जनाधार बढ़ा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरातल स्तर पर काम किया है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणा होगा। हर पार्टी अपने अपने मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाएगी, जबकि आम आदमी पार्टी यह कर भी रही है। लेकिन अब भाजपा क्या करेगी, इसी को लेकर के हमने बात की चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा से। तो उन्होंने का यही कहना था कि 6 वर्षों में निगम ने शहर का विकास किया है और यही विकास कार्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाएगी, लोगों को बताएगी कि पिछले 6 वर्षों में भाजपा शासित निगम द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं, किन किन विकास मुद्दों को उठाया गया है, क्या क्या विकास किए गए हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे सकें। दिसंबर में चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव हैं, इसको लेकर इस बार मुकाबला त्रिकोणा है, जिसको लेकर सब इस बार मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में देख रहे हैं। इसको लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपनी तैयारियां की जा रही हैं, एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से जनता के बीच जाने के लिए तैयारियां की गई हैं। भाजपा अपने नगर निगम में 6 वर्षों के कार्य को जनता के बीच ले जाने की तैयारियां कर रहे हैं। इसको लेकर मेयर रविकांत शर्मा से बातचीत की तो उनका कहना था कि निगम ने 6 साल वर्सेस कांग्रेस के 15 साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं आप देख सकते हैं। जितना शहर का विकास उनके कार्यकाल में हुआ है, इसको लेकर वह जनता के बीच में जाएंगे, जिसमें शहर के लिए 29 MGD पानी लाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये लोग सब मुद्दा बनाना जानते हैं और शहर के विकास के लिए कोई भी काम नहीं करना जानते। जितने भी काम पेंडिंग थे सभी पूरे किए गए हैं। देखिए, चंडीगढ़ में जब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई है, आप तब का और पिछले 15 साल में जिस पार्टी की
जिसका पार्टी का कॉरपोरेशन के ऊपर कब्जा था, वो उनका 15 साल बनाम हमारे 6 साल का आप इतिहास उठा लीजिए, आप आरटीआई के माध्यम से भी ले सकते हैं। उन्होंने क्या विकास करा, उनसे पूछिए कि 15 साल का एक काम बताइए जो शहरवासियों को लिए आपने करा हो, नहीं तो हम बताते हैं कि 6 साल में हमने क्या डेवलपमेंट करे हैं। 29 MJD पानी जो इतना मुश्किल काम था शहर में लाने के लिए, और चंडीगढ़ में पानी की कमी थी, वो अगर हुआ है, वो 2 सरकारों के बीच में एक MOU साइन करके आज वो चंडीगढ़ को पानी मिल रहा है, तो सिर्फ भाजपा की सोच थी और भाजपा ने करवाया है। ये लोग सिर्फ मुद्दा बनाना जानते हैं और लोगों के काम करने के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है। आप सदन में भी देखते होंगे, ये लोग सिर्फ शोर शराबा हो हल्ला करते हैं। कोई एक इनसे पूछिए कि आप शहर के विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए एक काम जो सदन में लेके आए वो बताएं। शहर की जनता जानती है, लोग जानते हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन जहाँ पे राजनीति कर रहा है, तो मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मगर शहरवासी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सारे वो जानते हैं। और भाजपा ने जितना विकास पिछले 6 सालों में करा, शायद इतिहास में, कॉरपोरेशन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इस साल भी आप देखते होंगे कि जितने काम पेंडिंग थे, हमारे पूर्व महापौरों ने जितने काम शुरू करे थे, आज सारे के सारे हमने वो पूर्ण कर दिए। एकमात्र डड्डू माजरा गार्बेज प्लांट का जो काम है, उसका भी DPR जो है हमने अभी IIT जो रोपड़ है वो बना के इसी महीने दे देंगे। उम्मीद है कि सदन की बैठक में लाके अगले महीने टेंडर कर देंगे, उस काम की भी अलॉटमेंट कर देंगे। उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं है शहर में जो पेंडिंग है। सिर्फ डड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड का काम पेंडिंग है, उसे भी जाते जाता पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के मैदान नहीं थे, इसको लेकर नगर निगम की ओर से प्रयास किया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है स्कूलों के ग्राउंड में बच्चे खेल सकेंगे। इसको लेकर वह शिक्षा विभाग से भी बात कर रहे हैं और बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खोल दिए गए हैं जहां बच्चे खेल सकेंगे। हमारे जब मेयर देवेश मोदगिल जी से 100 पार्क लगभग शहर में उस समय आइडेंटिफाई करे थे जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, क्योंकि आजकल हर ग्रीन बेल्ट डेवलप हो गई है, पार्क, नेबरहुड पार्क डेवलप हो गए, बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है। और हमने स्कूलों में भी DPI से बात करके, सेक्रेटरी अपना एजुकेशन से बात करके, स्कूलों के जो ग्राउंड है वो सारे जो है उनको हमने अपना बच्चे वहाँ पे लोकल खेलें तो उनको हमने ऑथराइज कराए हैं। और पार्कों में बोर्ड लगाए हैं कि ये बच्चों के लिए जो खेलने के लिए ऑथराइज है, वो सारा काम कराया है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 60% से ज़्यादा जो है वो युवा हैं। तो उस यूथ को वो सही दिशा में जाए, उनको खेलने के लिए जगह भी हो ताकि वो गलत दिशा में ना जाए। तो इसके लिए हमने एक प्रयास करा है और अभी बहुत काम करना इसमें बाकी भी है, वो जरूर करेंगे। त्योहारी सीजन आने वाला है, बादाम हो, पिस्ता हो, काजू हो या फिर अंजीर हो, ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो त्योहारी सीजन में ज्यादा गिफ्ट के तौर पर चलते हैं। लेकिन इस बार जब यह त्योहारी सीजन आएगा तो इनके रेट कई गुना बढ़े हुए होंगे, जिसका मुख्य कारण यह है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान का हमला हुआ है उसका असर भारत के ड्राई फ्रूट्स पर भी देखने को मिला है, क्योंकि अमूमन यही माना जाता है कि अफगानिस्तान से भारत में अच्छा खासा ड्राई फ्रूट्स आता है, लेकिन अब इनके दाम बढ़ चुके हैं। अभी त्यौहार आने को है, त्योहारों के सीजन में ड्राई फ्रूट का चलन ज़्यादा रहता है, लोग एक दूसरे को ड्राई फ्रूट देना पसंद करते हैं। लेकिन इस बार ड्राई फ्रूट चंडीगढ़ में बहुत महंगे हो चुके हैं। दुकानदारों का कहना है कि अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट, बादाम, अजीत, कई ड्राई फ्रूट्स आते थे, लेकिन जो कुछ भी अफगानिस्तान में हुआ उसके बाद अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट आना बंद हो गए हैं और जो आ रहा है वह बहुत महंगा आ रहा है। बादाम 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक किलो है। पूरे भारत में तालिबान का असर देखने को मिल रहा है, इसका असर ड्राई फ्रूट पर भी पड़ा है। बाज़ारों में तालिबान का असर के कारण ही ड्राई फ्रूट्स 500 रुपये तक महंगा हो चुका है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 मंडी में बाज़ारों में तालिबान ने जो अफगानिस्तान में किया है उसका असर ड्राई फ्रूट्स पर भी देखने को मिला है। ड्राई फ्रूट्स 500 रुपये तक महंगे हुए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में डेली मार्केट के थोक विक्रेता, ड्राई फ्रूट विक्रेता अनवर ने बताया कि अफगानिस्तान से आने वाला ड्राई फ्रूट्स की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। भारतीय बाज़ारों के साथ चंडीगढ़ के ड्राई फ्रूट का अफगान कनेक्शन शुरुआत से ही रहा है। अफगानिस्तान से आने वाले ड्राई फ्रूट का भारत में काफ़ी बड़ा बाज़ार है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानी गोलीबारियों की गड़गड़ाहट ने ड्राई फ्रूट का स्वाद भी बिगाड़ दिया है। इसका ज़्यादातर असर अंजीर, पिस्ता, बादाम, ब्लैक किशमिश, खुरमानी और मसालों में सहजीरा पर अफगानिस्तान का एकाधिकार शुरू से ही रहा है। लेकिन जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का काला साया पड़ा है उसके बाद से ड्राई फ्रूट के बाज़ार में काफ़ी तेज़ी से उछाल दर्ज किया गया है। ड्राई फ्रूट महंगा होने का कारण एक तो अफगानिस्तान से जो पीछे ये तालिबान की अफगानिस्तान की जो लड़ाई चली है
वहाँ से माल के बहुत कह रहे सुनने में आ रहे भी बहुत कम आ रहा है, उसकी वजह से रेट इंक्रीज ज़्यादा हो गए हैं। पहले जो हमारे यहाँ पर बादाम गिरी थी वो 540 530 रुपये आती थी, तो मार्केट में हम लोग उसको 580 वगैरह बेच देते थे। अब आज बादाम गिरी का रेट ही 800 साढ़े 800 रुपये है, क्या रेट बेचे। अब ग्राहक को ये पैक्ड है, हम पहले इसका वही बात है 150 रुपये बताते थे रेट, आज 250 बताना पड़ रहा है, तो ग्राहक उसी टाइम छोड़ देता है। तो जिस हिसाब से फेस्टिवल आ रहा है दिवाली का, उस हिसाब से तो मार्केट में सेल बहुत कम रहेगी। सर ऐसा है, ड्राई फ्रूट के रेट में बादाम, काजू, अखरोट गिरी, मतलब टोटल कुल मिला के सारे ड्राई फ्रूट में इजाफा हुआ है, 30 से 40% का इजाफा हुआ है सर। ड्राई फ्रूट्स के बाद दवाइयां भी पीछे नहीं हैं। कई ऐसी दवाइयां हैं जिनके दामों में 50% तक की वृद्धि हो चुकी है, और इनमें अमूमन यह देखा गया है कि दवाइयों में जो वृद्धि हुई है उसका कारण क्या रहा है। कई केमिस्ट के साथ बात की गई तो उनका यही कहना था कि जो रॉ मटेरियल है दवाइयों का वह विदेशों से आता है, भारत में रॉ मटेरियल नहीं बनता है, जिसके कारण दवाइयां महंगी है। और चाइना के साथ भी जिस तरह से इस समय भारत के रिश्ते चल रहे हैं, चाइना से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, तो अमूमन ये यूरोपीय देशों से रॉ मटेरियल इन दवाइयों का आ रहा है, जिसको लेकर दवाइयों में या दवाइयों के दामों में वृद्धि हुई है। इन दिनों देखा गया है कि दवाइयों के रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिसमें 50% तक की वृद्धि हो चुकी है, जिनमें आम आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिन दवाइयों के रेट बढ़े हैं वह दवाइयाँ मुख्यतः कैंसर, हार्ट, किडनी, शुगर, ब्लड प्रेशर ऐसी ही बीमारियां हैं। जिसकी वजह क्या है, इसका कारण जानने के लिए चंडीगढ़ के अलग अलग केमिस्टों से बात की गई, जिनका कहना था कि दवाइयों के रेट में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण है दवाइयाँ विदेशों से आ रही हैं। सारा दवाइयों का रॉ मटेरियल विदेशों से आता है, विदेशी कंपनियां यहाँ बेचती हैं। यह रॉ मटेरियल भारत में नहीं बनता, जिस कारण इन दवाइयों की शॉर्टेज रहती है और इन दवाइयों के रेट बढ़ जाते हैं। इन दवाइयों में अक्सर सरकार एक्साइज ड्यूटी भी घटा दे तो भी इन दवाइयों के रेटों में ज़्यादा कमी नहीं आती। वहीं कुछ केमिस्टों ने बताया कि चाइना से संबंध खराब होने के कारण भी इस पर असर पड़ा है, जिसके कारण रॉ मटेरियल महंगा हो गया है और ना ही रॉ मटेरियल मार्केट में उपलब्ध हो रहा है। महंगी होने का कारण इसके हमारी जिम्मेवार हमारी गवर्नमेंट ही है, मैं तो यही कहूँगा सीधे साफ और साफ लफ्ज़ों में। नंबर 1, ज़्यादातर रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं, बाहर की कंट्रीज से हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट जो फैक्ट्रीज हैं इंडिया की, उनको बाहर से लेने पड़ रहे हैं। उनकी वजह ये है अभी जैसे फ़्लाइट्स कैंसिल हैं कोविड की वजह से, वो टाइम पे नहीं माल आ रहा। दूसरी बात, उन्होंने भी बाहर की कंट्रीज़ ने ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी कि अपने रॉ मटेरियल के रेट बढ़ा दिए बहुत ज़्यादा, उनको माल इरेगुलर हो गया रॉ मटेरियल आना जाना। और दूसरी बात, अगर हम इतने सालों से बाहर की कंट्रीज़ पे ही बेसिक सॉल्ट के लिए डिपेंडेंट हैं, क्यों? हमारे मोदी जी कहते हैं सुई से लेकर जहाज तक हमने यहाँ बनाना शुरू कर दिया, क्या बेसिक ड्रग यहाँ डेवलप नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या उसको यहाँ पैदा करके वो और सस्ती भी पड़ेगी और हमें इजीली अवेलेबल भी होगी? कई बार जैसे तो कुछ दवाइयों की शॉर्टेज होती है वो ना हो। काफ़ी रॉ मटेरियल हमारा जो भारत दवाई प्रोड्यूस करता है उसका चाइना से आता था, क्योंकि चाइना से आपको पता है संबंध कुछ ऐसे कुछ हुए थे, तो उसके कारण हमारा जो सामान का आना जाना था वो कम हो गया है, तो उससे रॉ मटेरियल के रेट मार्केट में बढ़ गए थे। पंजाब के पूर्व आईएएस ऑफिसर के घर पर चोरी हो गई, पुलिस को जांच के लिए बुलाया गया, तो जांच में इसी घर में काम करने वाला नौकर आरोपी निकला। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और इसको गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। पंचकुला के सेक्टर 6 में पंजाब के पूर्व आईएएस अधिकारी के घर उसी के नौकर द्वारा चोरी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व आईएएस की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात यह रही कि घर के सदस्य घर में मौजूद होने के बावजूद नौकरी से निकाला गया नौकर हीरालाल किसी बहाने से घर में आया और घर से 15,000 रुपये लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी सूचना पंचकुला के सेक्टर 7 थाने को दी गई, तो पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी नौकर हीरालाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा छानबीन और जांच शुरू कर दी गई है। मामला ये था कि श्री अशोक कुमार गोयल पूर्व आईएएस ऑफिसर थे पंजाब सरकार से रिटायर्ड। इनके घर में एक हीरा नाम का नेपाली लड़का पहले 2 साल पहले काम करता था, कुक का काम करता था। तो आज उन्होंने सुबह कंप्लेंट दी थाने में कि हीरा लाल आज उनके घर में आया और पैसे चुरा के भाग गया। जब उन्होंने शोर मचाया तो वो भाग गया।
उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज करते ही हम मौके पे गए और हीरालाल की तलाश की मुद्दे के साथ। ये अपना जो हीरालाल है ये अपना बस स्टैंड के पास तलाश करते हुए हमें मिल गया। ये भागने की फिराक में था, तो हमने इसको पकड़ा और अब इसको गिरफ्तार किया, कल कोर्ट में पेश किया। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको अपने शहर को जानने का मौका मिला होगा। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, आपके शहर की खबर, सिटी क्राइम और साथ ही सिटी दिस वीक और बहुत कुछ। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा रोशन भव, ROSHAN, रोशन भव, BHAV। तो आप कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए सिटी हलचल। और मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।